1 करोड़ की बहू। घर के एक बड़े से ड्राइंग रूम में बैठकर सुशीला अपनी पड़ोसन के साथ चाय की चुस्कियां ले रही है। सुशीला नाम की एक औरत थी जो बहुत लालची थी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अरे बहन, मेरा तो बड़ा मन है कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी अमीर घर में कराऊं, जिससे कि मुझे भर भर के दहेज मिले। हाँ तो और नहीं तो क्या, आपके बेटे है भी तो हीरे जैसे। अरे उनके लिए दहेज लेना तो बनता ही है। मगर सुशीला के अरमान पानी में तब बह गए जब उसके बड़े बेटे अनुज को रेखा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रेखा से। अनुज, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू उस गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता है? अरे वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पर माँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो मेरी प्यारी रेखा ही पसंद है। अरे बेवकूफ, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते लाऊंगी, जहां पर लड़कियां उस गरीब भिखारन से ज्यादा सुंदर होगी। तू बस इस लड़की का चक्कर छोड़ दे। नहीं माँ, मैं शादी तो इसी से करूंगा बस। आपको चाहे मंजूर हो या ना हो, दान दहेज के चक्कर में मैं अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। अगले ही दिन अनुज रेखा से मंदिर में शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। इस कारण से सुशीला को रेखा पर बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा इस घर में पहला दिन है। हट करमजली, तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। मगर तू देखना कैसे मैं तेरा जीना मुश्किल कर देती हूँ इस घर में। पीछे से सुशीला की बेटी विभा वहां आती है। और माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये इस घर में चैन से सांस नहीं ले पाएगी। जैसे रेखा घर में आती है वो भांप जाती है कि उसकी सास और ननद उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर फिर भी वो सोचती है माँ जी का गुस्सा होना जायज है। अनुज जी ने ऐसे ही उनकी सहमति के बिना मुझसे शादी की, मगर मैं खूब मेहनत करूंगी और घर में सबका दिल जीत लूंगी। आखिर ये मेरा परिवार ही तो है। रेखा ये सोचकर हंसी खुशी रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने लगती है। उसी समय रेखा की ननद विभा वहां आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा कॉफी पीने का वक्त है। चलो हटो यहाँ से, मुझे कॉफी बनाने दो। हटाओ अपना ये पतीला यहाँ से। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं दीदी? तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? हटो मेरे रास्ते से। विभा जानबूझकर गुस्से में पतीले पर हाथ मार देती है और पतीला रेखा के ऊपर गिर जाता है। गर्म पानी की वजह से रेखा का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। मैंने कहा था ना जाओ यहाँ से, सुन लेते तो ये सब ना होता। अब हटो यहाँ से, कहीं और जाकर रो। रेखा भागकर अपने कमरे में चली जाती है और हाथ में दवाई लगाने लगती है। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी ने जानबूझकर मुझे क्यों चला दिया? तभी वहां गुस्से में सास सुशीला आती है। तू यहाँ क्या कर रही है? अब क्या घर में रानियों की तरह रहेगी और काम मैं करूंगी? खाना कब बनेगा? जी माँ जी, बस मैं खाना बनाने ही जा रही थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया। बस पहला दिन हुआ नहीं के बहाने बनाने शुरू। एक बात अच्छे से समझ ले रेखा, हमारे लिए तू इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है, क्योंकि तू अपने घर से दहेज में 1 रुपया तक लेकर नहीं आई। तुझे जिंदगी भर हमारे काम करने होंगे। जा आप जल्दी रसोई में और दाल तड़का, पनीर की सब्जी, रोटी चावल और रायता बना। सुशीला गुस्से में वहां से चली जाती है। रेखा रोने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था मैं सबका दिल जीत लूंगी, मगर पहले दिन से ही सब कुछ खराब होने लगा। न जाने आगे क्या होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रेखा पूरी तरह से काम में व्यस्त रहने लगती है। उसकी सास उससे पूरे घर के कपड़े धुलवाती, बर्तन धुलवाती, खाना बनवाती और यहाँ तक कि हर कमरे में झाड़ू पोछे का काम भी रेखा ही करती। और इस सब के बावजूद सुशीला गुस्सा आने पर रेखा को मारने और पीटने लगी थी। अब तो अनुज ने भी रेखा पर ध्यान देना बंद कर दिया था। एक दिन रेखा जब पोता लगा रही थी तो गलती से उससे पानी की बाल्टी गिर जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अभी वाइपर लाकर साफ कर देती हूँ। लेकिन जितनी देर में रेखा वाइपर लाने जाती है, सुशीला वहां आ जाती है और पानी में फिसलकर गिर जाती है। आया मेरे कमर टूट गई दैया, या पानी किसने डाला रे? सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर रेखा और बाकी सभी वहां आ जाते हैं। अरे माँ उठो, क्या हुआ? माँ जी माफ करिएगा, वो मैं पोछा लगा रही थी तो गलती से बाल्टी का पानी गिर गया था। करमजली, मैं सब जानती हूँ ये तेरी चाल है, तू बस मुझे मारना चाहती है। सास की इस बात पर अनुज और विभा दोनों को बहुत गुस्सा आता है और मिलकर रेखा को पीटने लगते हैं। मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने इस मनहूस से शादी की। माँ सही कहती थी, मुझे किसी अमीर घर में शादी करनी चाहिए थी। कहाँ मैं इस अनाथ को घर में ले आया। अब कर भी क्या सकते हैं भैया,
बस ये मनहूस औरत जल्दी मर जाए और आपकी दूसरी शादी हो जाए, वही बेहतर होगा। ये सब सुनकर रेखा को बहुत दुख पहुंचता है। वो रोने लगती है। अपना ये नाटक बंद कर और काम शुरू कर जल्दी। बड़ी आई नौटंकी बाज। रेखा फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो अनुज भी रेखा से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसकी मां और बहन ने उसे बहुत भड़का दिया था। एक दिन जब घर के सभी लोग रेखा को घर में अकेला छोड़कर घूमने गए थे तो अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। रेखा दरवाजा खोलती है। बाहर उसकी दूर की बहन सारा खड़ी थी, जो विदेश में रहती थी। रेखा सारा को देखते ही उसे गले लगा लेती है। सारा, तुझे इतने दिन बाद देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी दीदी, मगर आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ये चोट आपको कैसे लगी? सब ठीक तो है? इतने दिन बाद जब कोई रेखा से इस तरह उसका हाल पूछता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपनी सारी कहानी सारा को बताती है। अच्छा, अब तुम देखती जाओ दीदी, मैं तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे सबक सिखाती हूँ। क्या? मगर तू क्या करेगी सारा? बस देखती जाओ दीदी। सारा चुपचाप घर से चली जाती है। शाम को सभी घर वाले वापस आते हैं और रेखा फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद अचानक से सुशीला का छोटा बेटा मोहन अपनी नई दुल्हन के साथ घर आता है। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो तुम मुझे। मोहन, तूने भी भागकर शादी कर ली? इसीलिए भेजा था क्या मैंने तुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए? मगर माँ, ये बहुत अच्छी लड़की है। सारा, माँ के पैर छू। सारा माँ के पैर छूती है, लेकिन सुशीला पीछे हट जाती है। माँ जी, मुझे माफ करिएगा। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम ऐसे भागकर शादी करनी पड़ी। लेकिन ये लीजिए, 1 करोड़ रुपए दहेज। सारा एक बड़ा सा सूटकेस अपनी सास और ननद को थमा देती है। क्या? 1 करोड़? जी माँ जी, अब अपने ससुराल में खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता ना। और ये दहेज थोड़ी ना है, ये तो मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अरे बेटा, तो वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ, अंदर आ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। आजा बेटा। देखते ही देखते सुशीला और विभा सारा की सेवा में लग गई थी और रेखा ये सब तमाशा देखकर हैरान थी, क्योंकि उसके ससुराल में किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि सारा उसकी दूर की बहन है। कुछ ही दिन में सारा पूरे घर को बदल कर रख देती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर। मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं है ना। और हाँ, मैं रेखा दीदी को अपने साथ ले जा रही हूँ। जब तक हम लौटे, आप और विभा घर का सारा काम निपटा कर रखिएगा। और हाँ, हमारे लिए अच्छा सा खाना भी बनाइएगा। क्या? मगर ये सब काम तो रेखा का है, हम कैसे कर सकते हैं बिटिया? है? क्यों? काम पर किसी का नाम लिखा है क्या माँ जी? और मैंने आपको 1 करोड़ रुपए खाली बैठने के लिए नहीं दिए, समझी? शाम तक सारा काम हो जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सारा रेखा को लेकर बाजार चली गई। मगर इस सब से क्या होगा सारा? देखती जाओ दीदी, कुछ ही दिन में ये सब सीधे हो जाएंगे। और मोहन, उसका क्या? तुमने उससे धोखे से शादी की, उसे बाद में कितना बुरा लगेगा। नहीं दीदी, उसे पहले से सब पता है। अब बिल्कुल चिंता मत करो। बाजार में खूब शॉपिंग करने के बाद दोनों घर लौटती हैं। वहां विभा और सुशीला ने खाना बनाकर रख दिया था। छी, कैसी दाल है ये? कितना नमक है इसमें? गुस्से में सारा गर्मा गर्म दाल विभा के हाथ पर फेंकती है। ये क्या किया तुमने सारा? वही जिसके तुम लायक हो। इतनी घटिया दाल बनाई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इसीलिए दिए थे क्या मैंने तुम लोगों को 1 करोड़ रुपए? गुस्से में सारा विभा और सास दोनों को एक एक थप्पड़ लगा देती है। ये आवाज सुनकर मोहन और अनुज वहां आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे राम राम, ये कैसी बहू लाया है तू घर पर मोहन? इससे बेहतर तो रेखा है, कभी हम पर हाथ नहीं उठाया, चुपचाप घर का सारा काम किया। सच का माँ, ये सारा तो ऐसे कर रही है जैसे इसने पैसे देकर हमें खरीद लिया हो। और जो तुम सबने मेरी बहन के साथ किया वो भी बिना उसे पैसे दिए? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। बहन? क्या मतलब? सही सुना आपने भैया। सारा रेखा भाभी की दूर की बहन है और वो अब सबको सबक सिखाने यहाँ आई थी। और मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने उससे शादी के लिए झट से हाँ कर दी। वैसे भी माँ तो दहेज के चक्कर में न जाने कैसे लड़के से मेरी शादी कर देती। हे भगवान, क्या ये सब सच है? जी हाँ माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रेखा भाभी, हमें माफ कर दीजिए। बहू, मुझे माफ कर दो। जब मुझ पर बीती तो मुझे पता चला कि कितना दुख होता है। आज के बाद हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो रेखा, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। इन सब के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
बस करिए आप सब, मैंने आप सबको माफ कर दिया। बस मैं चाहती हूँ कि हम सब खुशी खुशी रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर हम सब अब एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। फिर क्या था, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। राधा और मोहन मेरठ के एक छोटे से इलाके में रहा करते थे। मोहन की पत्नी राधा गर्भवती थी और जल्द ही उसे बच्चा होने वाला था। 9 महीने पूरे होने के बाद एक दिन अचानक रात के समय राधा को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठ जाती है। अंधेरे में उसका पांव फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिसके कारण राधा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे इस तरह से जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? 9 महीने का बच्चा पेट में है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? इधर राधा का दर्द से हाल बेहाल हो रहा था। मोहन जल्दी जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां पर ऑपरेशन के द्वारा एक बच्चे का जन्म होता है। मोहन जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा और माँ दोनों सही सलामत है। बेटी के जन्म की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप राधा के पति हैं, आपको पूरा सच बताना मेरा फर्ज है। गिरने से चोट लगने के कारण आपकी पत्नी को कुछ अंदरूनी चोट लगी है, जिसके कारण अब ये दोबारा मां नहीं बन पाएगी। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी के जन्म पर वो खुश हो या फिर अब पत्नी के दोबारा मां न बन पाने के कारण दुखी। खैर, जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ और शिल्पी राधा और मोहन के आंगन में खेलते हुए बड़ी होने लगी। एक बात कहूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आपको एक बेटा नहीं दे सकी। मैं जानती हूँ आपको हमेशा से ही बेटे की इच्छा थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। उसने तो हमारे भाग्य में एक बिटिया को लिखा था, तो बेटा कैसे होता। मैं जानता हूँ राधा, सब किस्मत का खेल है, लेकिन मैं भी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को एक बेटे से भी ज़्यादा मजबूत बनाऊंगा। अरे मेरी बेटी बेटे से कम है क्या? मेरी बिटिया हर वो काम करेगी जो एक बेटा करता है। मेरी शीलू लड़कियों की तरह कमज़ोर नहीं बनेगी, एक लड़के की तरह मजबूत बनाऊंगा मैं उसे। बस तुम देखती जाओ। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गुजरते समय के साथ मोहन का अपनी बेटी शिल्पी को बेटी की तरह मानने का फितूर बढ़ता ही गया। अपनी बेटी शिल्पी को उसने कभी बेटी कहकर पुकारा ही नहीं था। वो हमेशा उसे शीलू बेटा ही कहता। पापा, अब मैं क्लास 3 में आ गई हूँ। मुझे भी बड़े बाल रखने हैं, चोटी बनानी है, जैसे मेरी क्लास की बाकी लड़कियाँ बनाती है। मुझे ये छोटे छोटे बाल पसंद नहीं है। अरे बेटा, ये बड़े बड़े बाल ना लड़कियां रखती है, और तू तो मेरा बेटा है। बेटा, बेटे लंबे बाल नहीं रखते, वो तो हमेशा छोटे बालों में ही अच्छे लगते हैं, समझी? ठीक है पापा। बचपन से ही मोहन ने शिल्पी को कभी भी बाल बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। उसने हमेशा ही उसे छोटे बालों में रखा। इतना ही नहीं, लड़कियों के स्कूल की बजाय उसे कोएड स्कूल में भेजा, जहां लड़के और लड़कियां साथ पढ़ा करते हैं। जहां स्कूल की बाकी लड़कियां स्कर्ट पहनकर स्कूल आती, वहीं शिल्पी पैंट शर्ट पहनकर स्कूल जाया करती। शिल्पी बेटा, बाकी की लड़कियां स्कर्ट पहनती है, तो तुम ये पैंट शर्ट पहनकर क्यों आती हो? टीचर के बार बार टोकने के बाद एक दिन शिल्पी आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, टीचर बार बार मुझे स्कर्ट टॉप पहन कर आने के लिए कहती रहती है। पैंट शर्ट तो लड़कों का यूनिफॉर्म है, फिर मैं पैंट शर्ट क्यों पहनती हूँ? बेटा, तुम पैंट शर्ट इसलिए पहनती हो क्योंकि हमने तुम्हें अपनी बेटी नहीं बेटा समझा हुआ है। तू ही सोच कर बता, क्या हमने कभी तुम्हें किसी बेटे से कम समझा है क्या? अरे बेटा, ये स्कर्ट टॉप पहनकर लंबे बाल रखकर मटक मटक के चलना, बस यही तो कमज़ोरी होती है ना लड़कियों की, जिसका दुनिया फ़ायदा उठाती है। और तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि तुम कमज़ोर बनो, वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, एक बेटे की तरह अपने बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने बचपन से तुम्हें एक बेटे की तरह पाला है। और बेटा, तुम्हें भी तो नाम रोशन करना है उनका, उनकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरना है और साबित करना है कि तुम किसी बेटे से कम नहीं हो। बोलो, करोगी ना बेटा? हाँ माँ, मैं पापा के सारे सपने पूरे करूँगी। मैं वो सब कुछ करूँगी जो एक बेटा करता है। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं किसी बेटे से कम नहीं हूँ। शाबाश मेरा बेटा, ये हुई ना बात। माँ, मुझे इस बार अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए। मैं उसे खूब सजाऊंगी, उसके नए नए कपड़े बनाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। देख बेटा, तूने मुझसे तो गुड़िया मांग ली, लेकिन अपने पापा के सामने ऐसी कोई बात मत करना। तुझे पता है ना, तेरे पापा को तेरे ये लड़कियों वाले ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे लड़के कभी गुड़िया से खेलते हैं क्या? तू चिंता मत कर,
मैं तेरे लिए बढ़िया रिमोट से चलने वाली गाड़ी मंगा कर दूंगी। मजबूत खिलौने से खेलो। ये गुड़ियों से खेलना ना कमजोरी की निशानी होती है। कुछ दिन बाद, अरे बेटा रो क्यों रही है, क्या बात है? पापा साइकिल चला रही थी तो सड़क पर गिर गई। अरे बेटा, ऐसी छोटी छोटी चोटों से घबरा कर रोते थोड़ी ना है। मेरा बहादुर बेटा है ना, और बेटे रोते नहीं है। चलो जल्दी से ये आंसू पोंछ लो। बेटों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। माता पिता के इस तरह बेटी के दिमाग में बेटा होने की भावना भर देने के कारण अब कहीं ना कहीं शिल्पी भी ये मानने लगी थी कि वो एक लड़की नहीं लड़का है, जिसके कारण उसकी पर्सनालिटी एक लड़के जैसी हो गई थी। शरीर से तो वो एक लड़की की तरह जवान हो गई थी, लेकिन दिमाग से वो एक सख्त मिजाज इमोशनलेस लड़का थी, जिसके अंदर प्रेम, ममता, सौम्यता, नजाकत थी ही नहीं। यानी कि उसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं था जो एक लड़की में पाया जाता है। गुजरते समय के साथ शिल्पी अब एक 25 साल की जवान लड़की हो गई थी। इन 25 सालों में शिल्पी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी और पढ़ने लिखने के बाद अब वो अपना एक बिजनेस चला रही थी। शिल्पी की मेहनत के कारण उसका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है और आने वाले 2-3 सालों में वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन जाती है। सुनिए जी, आपने बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसको हमेशा पढ़ने, लिखने और कुछ बनने के लिए प्रेरित किया। आपकी कड़ी तपस्या का ही फल है कि आज आपकी बेटी एक सफल बिजनेस वुमन बन गई है। लेकिन अब इससे आगे क्या? बिटिया अब 28 साल की हो गई है। मुझे अब उसकी शादी की चिंता होती है। आखिर कब तक उसे यूं ही कुंवारा बैठा कर रखेंगे? बिटिया है, शादी करके घर तो बसाएगी ना। भाग्यवान, मैंने तुम्हें 100 दफ़ा कहा है, बिटिया नहीं बेटा है वो। गुरूर है मेरा, और मेरी बिटिया घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जिसे उससे शादी करनी होगी वो खुद हमारे घर आकर रहेगा। देखो जी, आज तक आपने शिल्पी को शीलू बना कर रखा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं आपकी भावनाओं को समझती थी, लेकिन ये तो प्रकृति के विरुद्ध है ना। सच तो यही है कि हमारे घर एक बिटिया ने जन्म लिया है और आज नहीं तो कल उसको शादी करके अपना घर बसाना ही होगा। इसलिए इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, आपको शिल्पी के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना शुरू कर देना चाहिए। पत्नी के समझाने पर मोहन बेटी शिल्पी के लिए लड़कों की तलाश शुरू कर देता है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद एक सुंदर नाम का लड़का शिल्पी को देखने के लिए उनके घर आता है। चूंकि शिल्पी को तो लड़कियों की तरह रहन सहन करना आता ही नहीं था, इसलिए वो लड़के वालों के सामने भी पैंट शर्ट पहनकर छोटे छोटे बालों में पहुंच जाती है। माफ़ कीजिए, मैं यहाँ पर अपने लिए एक पत्नी ढूंढने आया था, पति नहीं। आपकी बेटी को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यह लड़की है। आपने कभी इसकी चाल ढाल, बात करने के तरीके, पहनावे पर गौर नहीं किया? अरे ऐसी लड़की के साथ कौन लड़का शादी करके अपना घर बसाना चाहेगा जिसके अंदर लड़कियों वाली कोई बात ही ना हो? देखो बेटा, तुमको शादी करनी हो तो करो, ना करनी हो तो मत करो, लेकिन मेरे बेटे के बारे में अगर कुछ भी अनाप शनाप कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे लड़के से हमें अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी। क्या कहा आपने बेटे से? अरे अंकल जी, सबसे पहले तो आप अपने आप को समझाइए कि आपके घर बेटे ने नहीं बेटी ने जन्म लिया है। जब माँ बाप ऐसा है तो बिटिया तो वैसी होगी। अरे आपने अपनी बेटी का तमाशा बनकर रखा हुआ है। लड़कियां ऐसी होती है क्या? शिल्पी को देखकर सुंदर बातें सुनाने के बाद वहां से उठकर चला गया। सुंदर पहला लड़का था जो शिल्पी को देखने आया था, इसलिए शुरुआत में तो उन्हें सुंदर के संस्कारों में ही खराबी लगी थी। लेकिन जब एक के बाद एक लड़के आकर शिल्पी को रिजेक्ट करते गए, तब राधा और मोहन को भी थोड़ी घबराहट होने लगी। अरे भैया, कनाडा में आए हुए 20 साल हो गए। इतने साल से इंडिया आना ही नहीं हुआ। इसी महीने की 10 तारीख को मैं इंडिया आ रही हूँ। मैंने तो बोल दिया है चेतन को कि मैं तो अपने मायके में ही रुकने वाली हूँ। तरस गई है मायके का आंगन देखने को मेरी आंखें। छोटी, ये तो तूने अच्छी खबर सुनाई। सच में अब तो तेरा चेहरा भी आंखों के आगे से धुंधला हो गया है। इतना लंबा इंतजार भी कोई कराता है क्या? अगले ही सप्ताह शगुन बुआ शिल्पी के यहाँ आ गई थी। बुआ के साथ उनकी 25 साल की बेटी शैली भी आई थी। शगुन और शैली दोनों ही एकदम मॉडर्न दिखाई पड़ रही थी। उनके कपड़े, बाल, मेकअप, जूते, सब कुछ किसी मॉडल की तरह दिखाई दे रहा था। अरे दीदी, आप तो बहुत बदल गई हैं। कनाडा जाकर लग ही नहीं रहा कि आप वही शगुन दीदी हो। अरे भाभी, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और आजकल तो फैशन का ज़माना है। आप कहाँ ये सलवार सूट के चक्कर में पड़े हुए हो? मेरी मानो तो आप भी ये नई ड्रेस ट्राई करो। अरे 4 दिन की जिंदगी है, इंसान को अपने सारे शौक पूरे कर लेने चाहिए। मरते टाइम दिल में ये तमन्ना ना रहे कि कुछ ख्वाहिश अधूरी रह गई।
ननद की बात सुनकर राधा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अच्छा भाभी, बुरा मत मानना, एक बात बताओ, आपने तो जैसे अपनी बितानी थी वैसे बिता ली, लेकिन ये बिटिया को क्या ट्रेनिंग दी हुई है आपने? अरे आज के ज़माने की लड़कियां कोई ऐसे रहती है जैसे ये रह रही है। मेकअप तो छोड़ो, इसने तो सर पर बाल भी लड़कों जैसे रखे हुए हैं। इसके हाव भाव, चेहरा सब एक आदमी की तरह लग रहा है। अरे क्या बना दिया लड़की को आपने? क्या बताऊं, बड़ी लंबी कहानी है। आपको तो पता ही है, डॉक्टर ने मुझे शिल्पी के जन्म के समय ही कह दिया था कि अब दूसरा बच्चा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके भैया को तो बड़ा अरमान था एक बेटे का, इसलिए उन्होंने बिटिया को ही बेटा बना दिया। बेटी को बेटा बनाने के चक्कर में उन्होंने बचपन से ही इसे एक बेटे की तरह पाला। छोटे बाल रखवाए, लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनने दिए और हमेशा बेटा बेटा कहकर बुलाया। ना कभी रोने दिया, ना इमोशनल होने दिया। इसी कारण कठोर बन गई है ये। लेकिन सच बताऊं तो मेरी बेटी ना बहुत टैलेंटेड है। आपको पता नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस चला रही है, अकेली मालकिन है अपनी कंपनी की। देखो भाभी, आपकी बेटी टैलेंटेड है इस बात की मुझे खुशी है। मेरी शैली को देख लो, फैशन डिज़ाइनिंग किया है इसने कनाडा के सबसे बड़े कॉलेज से। अपने डिज़ाइनिंग फर्म है इसकी और महीने के लाखों रुपए कमा रही है। आपने अपनी बेटी को कामयाब बनाया, आत्मनिर्भर होना सिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए उसे लड़की से लड़का बनाने की क्या ज़रूरत थी? आपने तो मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। मैं भी तो इसी बात से परेशान हूँ। कितने लड़के आए शिल्पी को देखने के लिए, इतनी गुणवान होने पर भी कहीं बात पक्की नहीं होती। लड़के वाले यही कहकर चले जाते हैं कि हमें अपने बेटे के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, लड़के की नहीं। आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़की ढूंढ कर लाइए। भाभी ठीक ही तो कह रहे हैं लड़के वाले। अरे एक लड़के की तरह दिखने वाली लड़की से आखिर क्यों कोई शादी करेगा? देखो भाभी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। आपका ही बेटा होता तो क्या आप शिल्पी जैसी लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर लाती? आप लोगों ने बेटा ना होने की अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी बेटी पर निकाली है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोगों के कारण उसकी पर्सनालिटी ही खत्म हो गई है। ईश्वर ने उसे लड़की बनाकर भेजा था और आप लोगों ने अपनी जिद के चलते उसे एक लड़का बना दिया। अब वो ना बेटी रही ना बेटा। आप ही सोचकर बताइए कि अब अपना बाकी का जीवन बिताने के लिए वो जीवन साथी के रूप में एक लड़की का हाथ थामे या लड़के का? क्योंकि शरीर से तो वो लड़की है, इसलिए कोई लड़की तो उसका हाथ थामेगी नहीं। और उसके दिमाग को आप लोगों ने इस तरह से कंडीशन कर दिया कि वो खुद को एक लड़का समझने लगी है। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है दीदी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। हमने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। आप चिंता न करो भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन शिल्पी को कुछ भी समझाने से पहले सबसे पहले आप दोनों अपने दिमाग को ये बात समझाइए कि आपके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। बेटी को प्यार करने के लिए उसे बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बेटी को बेटी बनाकर भी प्यार किया जा सकता है। इन सब में सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। मैं ही कभी अपने आप को ये बात नहीं समझा सका कि बेटे के बिना भी जीवन चल सकता है। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मैंने अपनी इकलौती बेटी को बेटा बनाने की रेस में झोंक दिया। मैं आज ही अपनी बेटी से माफ़ी मांगूंगा। आप उससे तो माफ़ी मांग लोगे भैया, और शायद वो आपको माफ़ भी कर दे। लेकिन आप ये सोचो कि क्या आप उसको उसका बचपन कभी लौटा पाओगी? आपने अपनी नन्ही सी बच्ची को कभी गुड़ियों से खेलने ही नहीं दिया, कभी उसे बालों की चोटी बनाने का सुख नहीं लेने दिया, लड़कियों की तरह सजने संवरने नहीं दिया, रंग बिरंगी कपड़े नहीं पहनने दिए। आपने तो उससे उसका बचपन ही छीन लिया, और अपने इस काम के लिए आपको पछतावा होना चाहिए भैया। राधा और मोहन को जी भर सुनाने के बाद शगुन शिल्पी के पास आती है। शिल्पी बेटा, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है बुआ? ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनती, ये आप शैली को दे दो, शैली के ऊपर अच्छे लगेंगे। नहीं बेटा, जैसे शैली एक लड़की है ना, वैसे ही तुम भी एक लड़की हो। जो कपड़े शैली के ऊपर अच्छे लगते हैं वही तुम्हारे ऊपर भी अच्छे लगेंगे। आओ एक बार ट्राई करके तो दिखाओ। नहीं 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 बुआ, मैंने कहा ना मैं लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनती। लेकिन बेटा तुम भी तो एक लड़की हो ना, लड़की के जैसे कपड़े ना पहनने से तुम लड़का तो नहीं बन जाओगी।
और बेटा तुम ही सोच कर देखो, अगर तुम्हारी माँ साड़ी की जगह पैंट शर्ट पहन कर घूमती तो तुम्हें कैसा लगता है? अपनी माँ की लंबी सी चोटी अच्छी लगती है ना तुम्हें? अब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरह छोटे छोटे बाल रखे होते तो कैसी लगती? अरे कैसी बात करिए वो आप। मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो शादी नहीं करना चाहती। ना मुझे शादी करनी है, ना माँ बनना है, ना ही ये साड़ी और चोटी के झंझट में फंसना है। मैं तो खुश हूँ अपने माँ बाप के साथ। बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने माँ बाप को इतना प्यार करती हो कि अपनी सारी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहती हो। लेकिन ऐसा किसने कहा कि माता पिता को प्यार करने के लिए तुम्हें अपना अस्तित्व भूलने की ज़रूरत होती है? क्या बेटी अपने माँ बाप को प्यार नहीं करती? या वो बेटियाँ जो शादी करके दूसरे घर चली जाती है, क्या उनका प्यार अपने माँ बाप के लिए कम हो जाता है? हैं? तुम तो शैली से मिली हो, क्या तुम्हें लगता है कि शैली मुझे प्यार नहीं करती, या मैंने उसे लड़कियों की तरह रहने दिया, बाल बनाने दिए, मेकअप करने दिया तो मेरा प्यार उसके लिए कम हो गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो आप कहना क्या चाहती हो? मैं तुझे यही समझाना चाहती हूँ बेटा कि तू एक लड़की है। तूने बेटी बनकर हमारे घर में जन्म लिया है। अपनी पहचान को भूलने की ज़रूरत नहीं है। बेटियाँ बेटियों की तरह ही अच्छी लगती है। और मैं जानती हूँ शुरुआत करना मुश्किल होगा, लेकिन शुरुआत के लिए ही तो मैं तेरे लिए ये सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ। तू इसे पहन कर देखा, फिर उसके बाद हम लोग पार्लर चलेंगे। वहाँ जाकर मैं तुझे लड़की बना कर लाऊंगी। शुरू में तो बुआ की बातों का शिल्पी काफ़ी विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे बुआ शगुन की बातें समझ में आने लगती है। शिल्पी शगुन के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है और वहाँ जाकर शगुन लड़कियों की तरह थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर कराकर खूबसूरत बनना सीखती है। धीरे धीरे बुआ के साथ शिल्पी लड़कियों के जैसे कपड़े, जूते और बाल बनाना सीखती है और 6 महीने के अंदर ही वो शीलू से शिल्पी बन जाती है। मेरी आंखों को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी शगुन दीदी। आपने मेरी बेटी को उसकी असली पहचान से रूबरू कराया। जो बात मैं आपके भाई को इतने बरसों में नहीं समझा सकी, आपने कुछ ही दिनों में समझा दी। शिल्पी के लड़कियों की तरह रहने पर जल्द ही एक अच्छे घर के पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी हो जाती है और वो अपना बाकी का जीवन खुशी से बिताती है। हाँ, लड़की बनकर।